जय हिंद दोस्तों, मोही टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट घटना चक्र के प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करेंगे। 24 अगस्त 2021 को 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे। आज हम उसके प्रथम शिफ्ट को लेने जा रहे हैं। मैंने इसमें उस पोर्शन को ज़्यादा रखा है जिसकी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे पैट में, क्योंकि पैट में जीएस जीके करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो ज़्यादा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। स्टार्ट करने से पहले आप लाइव सेशन से जुड़ें और वीडियो को सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, उनको इससे जोड़ लीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही खास है आपके पैट के एग्ज़ाम को लेकर। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आप पैट के प्रीवियस पेपर को सॉल्व इसलिए करें क्योंकि उससे आइडिया लग जाता है कि पेपर किस पैटर्न से बना था। अब चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ए शंकराचार्य, बी नामदेव, सी चैतन्य और डी तुकाराम। आप भी कमेंट करें लाइव सेशन में, कमेंट करके आप बताएं कि आंसर क्या बनेगा इसका। अब हम बात करें तो संत शिवाजी, जो शिवाजी के समकालीन थे वो थे तुकाराम, संत तुकाराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत हैं और कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाना जाता है इनको। तो इसका जो राइट आंसर हम समझेंगे वो समझेंगे डी। डी इज़ द राइट आंसर। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी वॉरेन हेस्टिंग या डी लॉर्ड क्लाइव। बताइए आप, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब हम बात करते हैं तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं, वॉरेन हेस्टिंग। इनके शासनकाल में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1774, ये 1784 होगा, 1784 में पारित किया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है। इनके ही शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा चरक संहिता संबंधित है। ए गणित, बी वास्तुकला, सी चिकित्सा और डी राजनीति। चरक संहिता के बारे में आप बताइए, आंसर क्या बनेगा? चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यह एक ग्रंथ कहा जाता है चिकित्सा का, चरक संहिता आयुर्वेद का। यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा का है और इनकी जो रचयिता हैं वो चरक हैं, चरक। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम क्या है? इसमें काल क्रम पूछा गया है कि भारत में जिन्होंने शासन किया था उनका काल क्रम आप लगाइए। ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी इल्तुतमिश। अब हम बात करें कालक्रम के अनुसार तो प्रथम पे आता है डी, इल्तुतमिश। अब आपको एलिमिनेशन ऑप्शन को करना सीखना पड़ेगा कि एलिमिनेशन हमको ऑप्शन कैसे करने हैं, एलिमिनेट कैसे करने हैं। एलिमिनेट हम कैसे करेंगे? डी है इसमें नहीं है, डी इसमें नहीं है। अब डी सी वाले ऑप्शन में है और डी वाले ऑप्शन में है, तो अब ये दो ऑप्शन बचे। तो इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है वो 1211 से लेकर 1236 तक है। दूसरे पर आता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, सी। तो सी इसमें नहीं तो ये होगा नहीं, तो इसका आंसर तो सी बनेगा हमारा।
पर हम जान लेंगे अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल क्या है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल है 1296 से 1316। अब हम शेरशाह सूरी तीसरे पे आता। शेरशाह सूरी का कार्यकाल जाने तो 1540 से 45 तक, 1545 तक। अब हम अकबर का शासनकाल जाने तो 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा ये सी, DCAB, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। अब चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है हमारा कि इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी WC बनर्जी और डी दादा भाई नेहरूजी। ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानने से पहले हमें ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जानना होगा किसको कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी, ग्रांड ओल्ड लेडी। ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से मैडम भीकाजी कामा, भीकाजी कामा को कहा जाता है। और ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नेहरूजी को जाना जाता है। दादा भाई नेहरूजी के द्वारा ही 1867 में एक ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ 1867 में थ्योरी प्रस्तुत की गई। इन्होंने इसमें यह कहा था कि कैसे भारत का धन भारत से इंग्लैंड जा रहा है, इन्होंने इसमें यह बताया। तो इसका जो राइट आंसर हमारा 5 का बनेगा डी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया कि 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किए गए या शुरू हुए। ए तिलक और अरविंद घोष, बी तिलक और बिपिन चंद्रपाल, सी तिलक और लाला लाजपत राय या डी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आप कमेंट करें, बताएं हमें आंसर क्या बनेगा इसका। अब हम बात करें तो सन 1915-16 में 2 होम रूल लीग के शुरू जो नेतृत्व के रूप में किए गए जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। मतलब तात्पर्य ये है कि किनके 2 नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत हुई। तो 2 जो नेतृत्व किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा और लोकमान्य तिलक के द्वारा। इसमें आपको एक बात ये जाननी होगी कि जो स्थापित किया था होम रूल लीग को 1916 में अप्रैल में वो लोकमान्य तिलक जी के द्वारा किया गया और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 सितंबर में इसका प्रारंभ किया गया था होम रूल लीग का। होम रूल लीग की को जो स्थापित किया था 1916 अप्रैल में वो किया था लोकमान्य तिलक जी ने, और जो इसका प्रारंभ किया था होम रूल लीग की शुरुआत की थी वो की थी एनी बेसेंट ने 1916 में। आपको ये 2 क्वेश्चंस को याद रखना पड़ेगा। स्थापित किसने किया तो लोकमान्य तिलक ने, प्रारंभ किसने कराया एनी बेसेंट ने। इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, AD का अर्थ है एनो डोमिनी। बी AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, सी AD 78 शक संवत की शुरुआत, डी BC 1661 कलिंग युद्ध की शुरुआत। अब हम बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई, 1707, यही सुमिलित नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। 622 मुस्लिम युग की शुरुआत सही है, 78 शक संवत की शुरुआत ये सत्य है, 261 कलिंग युद्ध की शुरुआत ये भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ए इज द राइट आंसर। और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है करो या मरो का नारा किसने दिया। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार पटेल। बताइए आप आंसर क्या बनेगा। करो या मरो के नारे की बात करें ये गांधी जी के द्वारा दिया गया। गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत ये नारा दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में इसका प्रस्ताव पेश किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का। 8 अगस्त 1942
1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव। और ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? ये प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था ये। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि निम्न का मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती, आर्य समाज राजा राममोहन राय, डी सत्यशोधक समाज के श्री घरालू नायडू, 5 ज्योतिबा फुले। बताइए अब आंसर क्या बनेगा इसका। अब हम मिलान करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई। एक प्रसिद्ध पुस्तक आती है ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो ज्योतिराव फुले की पुस्तक है ये। अब हम मिलान करते हैं तो क्या बना, 3 बना पहला ए का, फिर उसके बाद बी का 1, फिर सी का 2 और डी का 5। तो 3 1 2 5 होना चाहिए ऑप्शन में। हमारा किस ऑप्शन में है, वो बी में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ब्यास, बी चेनाब, सी रावी और डी झेलम। सलाल पन बिजली परियोजना की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर स्थापित की गई और इस परियोजना को वर्ष 1987 में कमीशन किया गया। 1987 में। इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा बी। बसंत विषुव होता है ए 22 दिसंबर, बी 23 सितंबर, सी 18 जून और डी 21 मार्च। बताइए आप आंसर क्या बनेगा। बसंत विषुव की बात करें तो यह 21 मार्च को होता है। 21 मार्च। इस तिथि को उपसौर बिंदु दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ यह बढ़ता प्रतीत दिखाई देता है, उसी को हम बसंत विषुव बोलते हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमको 21 मार्च को। इसको हम बोलेंगे बसंत विषुव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी इस्पात और डी जस्ता। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना की बात करें तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है, परंतु ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के स्थित में एक नगर है, वहाँ पे उसका उत्पादन किया जाता है। झुंझुनू जिले। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा बी। बी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था किसके द्वारा? इसमें यह कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जब राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। और इस सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ये अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें कथन आता है, गांधी जी ने यह कहा था कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। ये कथन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और इसका जो आंसर हमारा बनेगा बी। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? ए कावेरी, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र और डी गोदावरी। आपको इसमें बताना है कि हिमालय नदी तंत्र की नदियां कौन सी हैं। तो हिमालय नदी तंत्र की नदियों की बात करें तो वो गंगा भी आती है और ब्रह्मपुत्र भी आती है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा हमारा सी बनेगा, बी और सी। यह हिमालय नदी तंत्र की नदियां क्यों कही जाती हैं? क्योंकि बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बनी है ये। तो इसका इसलिए हमारा राइट आंसर बी और सी बनेगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पर चलें।
नेक्स्ट दिया है कि बैंक दर का अर्थ क्या है, आपको बताना है। ए, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। बी, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर। सी, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। और डी, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। कमेंट करें, आप बताएं आंसर। बैंक दर जो अर्थ के रूप में हम जानते हैं वो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर कहलाया जाता है। आपको ये याद रखना है। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि केंद्रीय बैंक कौन है। चलो हम अब समझते हैं। केंद्रीय बैंक के बारे में हम जाने तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। इसके जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई। आपको क्या क्या याद रखना है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। प्रथम बार राष्ट्रीयकरण बैंकों का 1949 में किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये कुछ प्रमुख बातें हैं आपको याद रखनी है। और मेरे द्वारा आपको आज 15 क्वेश्चंस कराए गए हैं पैट के प्रीवियस पेपर से संबंधित। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स आता है नीचे, आप उसमें कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं इसके आगे के पार्ट से। आगे के पार्ट को जानते हैं, इसमें कौन कौन से करंट अफेयर क्वेश्चन, स्ट्रेटजी के और कौन से क्वेश्चन बने थे हम उनको करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।